हेलो दोस्तों, मैं एस के चंचल आपके अपना यूट्यूब चैनल एस के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलो दोस्तों, टॉपिक की बात अगर करते हैं तो कल हमने आपका इनऑर्गेनिक में पढ़ा रहा था तांबा के निष्कर्षण के बारे में, है ना। यानी कॉपर पाइराइट से तांबा का निष्कर्षण जो है हम निम्नलिखित चरणों में करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट हमने बता दिया था कि कॉपर पाइराइट का जो सांद्रण करते हैं वो फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। दूसरा हमने बताया था कि सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में भर्जित करते हैं। परावर्तनी क्या है? तो यानी परिवर्तन करता है ना, परिवर्तित करता है। तो परावर्तनी भट्ठी में भर्जित करते हैं। भर्जित का मतलब क्या होता है? जलाना। ये आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, जारन या भर्जन। तो जैसे ही भर्जित करते हैं तो क्यूपरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का क्या करता है? निर्माण करता है। तो हमने कल 2 स्टेप पढ़ लिया था यहां तक। अब तीसरा स्टेप में चलेंगे। कहता है कि भारजित अयस्क को, तो देखिए मेरे भाई, भारजित अयस्क है क्या? तो भारजित अयस्क तो एक ये भी है, Cu2S है, कॉपर सल्फेट है ना, और क्या है? FeS है। तो भारजित अयस्क को वायु के साथ हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है? फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है। और यही फेरस ऑक्साइड है ना जो बालू से संयोग करता है, तो फेरस सिलिकेट धातु मल का क्या करता है? निर्माण करता है। कहिएगा धातु मल क्या है? ये धातु मल क्या होता है? ये हल्का होता है ना। यानी तांबा के जो ऊपरी सतह होता ना है, ऊपरी सतह पर ही तैरते रहता है। अब देखिए यहां पे चौथा नंबर स्टेप कहता है कि बचे हुए जो क्यूपरस सल्फाइड है, वायु के पर्याप्त मात्रा में इसको बेस से मर परिवर्तन में गर्म करते हैं। बेस से मर, है ना, बेस से मर परिवर्तन में इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जैसे ही बेस से मर परिवर्तन में गर्म करते हैं तो जो क्यूपरस सल्फाइड है ना, यानी Cu2S, क्यूपरस ऑक्साइड में बदल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? मुक्त करता है। यही क्यूपरस ऑक्साइड जो है इसी के अयस्क के साथ यानी पुनः क्यूपरस सल्फाइड से जब अभिक्रिया करेगा तो इस तांबा का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से जो प्राप्त तांबा होगा वो 98% क्या होगा? शुद्ध होगा। ध्यान दीजिएगा, 98% क्या होगा? शुद्ध होगा। तो चौथा नंबर पॉइंट क्या कहता है कि बचे हुए क्यूपरस सल्फाइड को वायु के पर्याप्त मात्रा में बेसेमर परिवर्तन में गर्म करेंगे। ये बेसेमर क्या है? ये आप लोग नाम सुने होंगे, बेसिन का नाम सुने हैं? नहीं, बेसिन का नाम सुना है, उबाला जाता है बेसिन में, है ना। तो बेसेमर परिवर्तन में इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिससे क्यूपरस सल्फाइड क्यूपरस ऑक्साइड में बदल जाता है। पुनः क्यूपरस ऑक्साइड जो है क्यूपरस सल्फाइड से विक्रिया करता है तो तांबा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो प्राप्त तांबा होती है वो आपका कैसा तांबा होता है? फफोलेदार तांबा होता है। फफोलेदार तांबा होगा, जो 98% क्या होगी? शुद्ध होगा। कितना परसेंट शुद्ध होगा? 98% शुद्ध होगा। फफोलेदार का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। जैसे फफोलेदार का मतलब होता है, जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि अगर जो है खाना बनाते अगर तेल से हाथ जल जाता है तो देखते हैं ना, फोड़ा टाइप का उड़ जाता है, उस टाइप का ही फफोले फोरे फोरे हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं फफोलेदार तांबा कहते हैं, जो कितना परसेंट शुद्ध होता है? 98% शुद्ध होता है। अब बाकी के 2% के लिए क्या करेंगे? वैद्युत अपघटन की क्रिया कराएंगे। तो चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं। स्टेप नंबर हो गया कितना? 4। चलिए स्टेप 5 में है, स्टेप 5 में तांबा का शुद्धिकरण। तांबा का
शुद्धिकरण। देखिए मेरे भाई, तांबा का शुद्धिकरण करते हैं, कैसे किया जाता है? तो कहता है कि तांबा का जो शुद्धिकरण करते हैं वो वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? वैद्युत अपघटन, है ना, विधि द्वारा करते हैं। तो वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। कहता है कि इस विधि में अशुद्ध तांबा का मोटा छड़ लेंगे। कैसा लेंगे? मोटा छड़ लेंगे, जो कार्य करेगा किसको? एनोड का। जो कार्य किसका करेगा? एनोड का। एनोड पर क्या होता है? पॉजिटिव। तो ध्यान देना, कहता है कि तांबा का शुद्धिकरण जो है वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। कहता है इस विधि में अशुद्ध तांबे का मोटा छड़ लेते हैं, जो कार्य करता है किसका? एनोड का। और शुद्ध तांबे का एक पतला छड़ लेते हैं, जो कार्य करता है किसका? कैथोड का कार्य करता है। अब देखिए मेरे भाई, कहता है अब इसमें इसी का जलीय लवण लेते हैं। हमको कॉपर प्राप्त करना है, तो कॉपर सल्फेट का इसमें हम क्या लेते हैं? जलीय विलयन लेते हैं। ये आपका जो है किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4 का जलीय लवण। अब देखिए इसमें CuSO4 का जलीय लवण लेकर क्या करते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो शुद्ध तांबा होता है वो जाकर कैथोड पर क्या होता है? एकत्रित हो जाता है, और इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती है। ये हो गया एनोड। तो एनोड का मतलब क्या चीज? पॉजिटिव। ई हो गया कैथोड। कैथोड का मतलब क्या चीज? नेगेटिव। शुद्ध तांबा जो होगा इस प्रकार ऐसे जो है इस पर जो है एक कैथोड पर एकत्रित हो जाएगा, ऐसे जम जाएगा। ये हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? शुद्ध तांबा। चलिए, इसमें अभिक्रियाएं जो होती है, जैसे देखिए कॉपर है, हम आपको वैद्युत अपघटन में हम अभिक्रिया रिएक्शन बताए थे। कॉपर अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है? त्याग देता है, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और यही कॉपर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज? कॉपर का निर्माण करेगा। तो ये जो प्राप्त हुआ इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन कहते हैं इसको। तो ये एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, यहाँ Cu प्लस और यहाँ पे हो जाएगा क्या? Cu+1 प्लस क्या चीज? Cu। यही जो है अभिक्रिया इसमें संपन्न होती है। तो देखिए क्या कहता है मेरे भाई, 5वां नंबर स्टेप समझ लीजिएगा, तांबा का शुद्धिकरण। एकदम ध्यान से सुनिएगा। कहता है तांबा का शुद्धिकरण जो है वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा करते हैं। कहता है इस विधि में अशुद्ध तांबा का मोटा छड़ लेंगे, जो किसका कार्य करेगा? एनोड का कार्य करेगा, तथा शुद्ध तांबा का एक पतला छड़ लेंगे, जो कैथोड का कार्य करता है। इसमें कॉपर सल्फेट का जलीय लवण रखकर जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध जो तांबा होती है वो कैथोड पर जाकर क्या होता है? एकत्रित हो जाता है। अब इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जैसे कॉपर है, ये कॉपर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यही कॉपर अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Cu यानी कि ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। समीकरण को पूरा जोड़ देते हैं, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, खत्म। अब यहाँ पे देखिए तो Cu प्लस क्या था? Cu+1, आई Cu+1 प्लस क्या चीज? Cu। तो इस प्रकार से जो प्राप्त तांबा होगा वो आपका क्या होगा? शुद्ध होगा। तो ये था मेरे भाई तांबा का शुद्धिकरण। तो जल्द से इसको नोट कर लीजिए। इसको हम एक बार और बोल देते हैं डिफिनेशन इसका। कहता तांबा का शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। कहता इस विधि में अशुद्ध तांबा का, किसका? अशुद्ध तांबा
का मोटा छड़ लेते हैं, जो कार्य किसका करेगा, एनोड का कार्य करेगा, और शुद्ध तांबा का एक पतला सा छड़ लेंगे, वो कार्य करेगा किसका, कैथोड का। और कैथोड क्या होता है, निगेटिव। अब शुद्ध तांबे का एक पतला छड़ लेंगे जो कैथोड का कार्य करता है। हमको प्राप्त करना है तांबा, तो हम तांबा का ही जलीय लवण लेंगे। तो कहता है इसमें कॉपर सल्फेट का जलीय लवण को रखकर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो शुद्ध जो तांबा होती है वो कैथोड पर प्राप्त होता है। उसमें ये रिएक्शन लिख देंगे, ये हो गया आपका क्या चीज, तांबा का शुद्धिकरण। तो मेरे भाई इतना तांबा का शुद्धिकरण कीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा, 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। चलिए इसको हम समझते हो कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको मिटा देते हैं, साफ कर लें, देख लीजिए फिर से बढ़िया से अच्छा से। चलिए मेरे भाई अब आगे की ओर चलते हैं। आगे है जस्ता, है ना, जस्ता जिसको हम जिंक बोलते हैं, जिंक, है ना। चलिए इसका अगर हम बात करते हैं संकेत, संकेत की बात अगर करें तो क्या होता है, Zn। परमाणु संख्या की अगर बात करें तो परमाणु संख्या जस्ता का 30 होता है। परमाणु भार की अगर बात करें, परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान होता है 65 कितना 3। अगर हम बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका जो है चलिए मेरे भाई इतना देखिए, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको। कहता है जस्ता, तो जस्ता का संकेत होता क्या चीज, Zn। परमाणु संख्या कितना 3, परमाणु द्रव्यमान कितना 65.3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले देखिए परमाणु संख्या इसका 30 होता है, तो 30 से ठीक पहले अक्रिय गैस कौन है, आर्गन। अब आर्गन है तो आर्गन को एक छोटे कोष्ठ के अंदर लिख देते हैं। उसके बाद एस उपकक्षा के संख्या में एक अंक बढ़ा दिया जाता है, तो एक अंक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4s कितना 2, 3d कितना 10 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना 2। वर्ग की संख्या, तो देखिए मेरे भाई वर्ग की संख्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या वर्ग की संख्या बताता है। आवर्त संख्या, तो आवर्त संख्या कितना 4। ब्लॉक की बात करें, नहीं किस ब्लॉक का ये तत्व है, किस ब्लॉक का ये एलिमेंट है, तो इसका जो ब्लॉक है वो आपका डी है। क्यों है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में प्रवेश कर रहा है।
अगर इसका बात कर ले उपवर्ग, तो उपवर्ग का मतलब होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब ग्रुप। तो पूरे तत्व को दो उपवर्ग में बांटा गया है, ए एंड किस में, बी में, ए एंड बी में बांटा गया है। तो देखिए ए कब होगा बी कब होगा, तो ए होगा एस और पी रहेगा तो उसका उपवर्ग ए होगा, और डी और एफ होगा तो उपवर्ग इसका क्या हो जाएगा, बी होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जस्ता का जो उपवर्ग है क्या है, बी होता है। जस्ता का उपवर्ग क्या होता है, बी होता है। तो फट से यहां तक नोट कीजिए तो जल्दी से चलते हैं इसको आगे। अब देख लीजिए बढ़िया से, तो ये था जस्ता का जीवनी, है ना, जस्ता का क्या था, जीवनी था। अब आगे की ओर हम बात करते हैं प्राप्ति स्रोत। प्राप्ति स्रोत, देखिए प्राप्ति स्रोत की अगर बात करते हैं तो प्राप्ति स्रोत है क्या, कहते हैं किसको, तो प्राप्ति स्रोत कहता है कि जस्ता अत्यंत क्रियाशील धातु है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, यानी मुक्त अवस्था, मुक्त का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, है ना, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ये संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंबाइंड स्टेट, संयुक्त अवस्था में अनेक अयस्कों में पाया जाता है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जस्ता अत्यंत क्रियाशील धातु है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं बल्कि संयुक्त अवस्था में अनेक अयस्कों में पाया जाता है, अनेक अयस्कों में पाया जाता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अनेक अयस्कों में पाया जाता है। अब अयस्क कौन कौन से हैं, अब अयस्क देख लेते हैं, है ना, अयस्क। तो पहला आपका क्या है, जिंक बलेड, है ना, जिंक बलेड, है ना, जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का जो सूत्र होता है क्या चीज, जेडेनेस, जिंकाइट, तो जिंकाइट का सूत्र होता है जेडेनो, कैलामाइन, है ना, कैलामाइन तो जेडेनसीओ3। एक किसका एस्क है, जस्ता का एस्क है, किसका एस्क है, जस्ता का एस्क है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, अयस्क जस्ता का एस्क कौन कौन से है, जिंक ब्लेड, जेडेन एस, जिंकाइट, जेडेनो, कैलामाइन, जेडेनसीओ3। तो ये सारी अयस्कों में जस्ता जो है क्या होता है, संयुक्त अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। तो ये हो गया अयस्क का नाम। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि जिंक ब्लेड से जस्ता के निष्कर्षण के बारे में वर्णन करें। तो जिंक ब्लेड से जस्ता का जो निष्कर्षण करते हैं वो हम निम्नलिखित चरणों में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है जिंक ब्लेड से जस्ता का जो निष्कर्षण करते हैं निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। स्टेप नंबर फर्स्ट, जिंक ब्लेड का सांद्रण, ध्यान दीजिएगा, सांद्रण। तो जिंक ब्लेड का सांद्रण किस विधि के द्वारा करेंगे, तो फेन प्लवन विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा, फेन प्लवन विधि के द्वारा करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कहता है जिंक ब्लेड का सांद्रण फेन प्लवन विधि के द्वारा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये सल्फाइड अयस्क है और ये फेन के साथ चिपक जाता है, इसलिए हम इसका सांद्रण करेंगे किस विधि के द्वारा, फेन प्लवन विधि के द्वारा। और सांद्रण का मतलब होता है क्या चीज, अलग करना। सांद्रण का मतलब क्या होता है, अलग करना, यानी हटाना। तो पहला स्टेप क्या बोलेंगे, तो जिंक ब्लेड का सांद्रण फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। अब दूसरा नंबर स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर 2 कहता है कि सांद्रित अयस्क को भार्जित करते हैं, यानी इसको जलाएंगे, तो जिससे क्या होता है, जिंक सल्फाइड जो होगा वो जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। तो सांद्रित अयस्क को क्या करेंगे, भार्जित करेंगे।
चलिए, तो सांद्रित अयस्क को कहता है कि भारजित करते हैं। तो सांद्रित अयस्क को भारजित करेंगे। भारजित का मतलब क्या होता है? जलाना, भारजित करना, है ना। तो जलाएंगे किसकी उपस्थिति में भाई? क्या वायु की अनुपस्थिति में जलेगा? वायु की अनुपस्थिति रहेगा तो उसको जारन भर्जन कहेंगे? नहीं। यानी जिंक ब्लेड को वायु के उपस्थिति में इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो जैसे ही वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, तो वायु की उपस्थिति में गर्म करने से क्या होगा? ये आपका ZnO अब प्लस में क्या हो जाएगा? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब देखेंगे स्टेप नंबर 3 कहता है कि भारजित यहाँ पे जो अयस्क है ना, तो ये आपका जो सांद्रित अयस्क को भारजित किए हैं, तो भारजित किए तो क्या बना? जिंक ऑक्साइड प्लस क्या दिया? SO2, है ना। अब क्या कहता है कि जब जिंक ऑक्साइड को, यानी तीसरा नंबर स्टेप नंबर 3 में, जब जिंक ऑक्साइड को, यानी जिंक ऑक्साइड का मतलब ZnO को कार्बन के द्वारा अपकृत करेंगे, तो जैसे ही कार्बन के द्वारा अपकृत करेंगे तो जस्ता का निर्माण होता है। प्लस में क्या देगा? CO देगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। अब बात बताइए, आपको हम बताएं कि कार्बन अवकरण विधि बताए हैं। कार्बन अवकरण विधि क्या कहता है कि इस विधि में अवकारक पदार्थ के रूप में कार्बन का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कार्बन अवकरण विधि कहते हैं। अवकारक पदार्थ कौन है? ये आपका क्या है? अवकारक पदार्थ है। अब अवकारक पदार्थ ही क्या है? तो आप बात समझ लीजिए। यहां से क्या हुआ कि यहां से ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, और जो ऑक्सीजन हट रहा है वो केकरा से अभिक्रिया कर रहा है? यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? जुड़ना। तो एक बात बताइए मेरे भाई, ऑक्सीजन का हटना, यानी ऑक्सीजन हटेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? बोलिए। और ऑक्सीजन का जुड़ना, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन का हटना यानी कहने का मतलब अवकरण, और ऑक्सीजन का जुड़ना कहने का मतलब क्या? ऑक्सीकरण। अब एक बात हम आपको बढ़ाए थे एक दिन कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक कहलाएगा, और जिस पदार्थ का अवकरण होगा वो आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के द्वारा अवकृत करते हैं तो जस्ता का हमें क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप पे तो जस्ता निर्माण हो गया। के जला रहा है यार इतना मिचाई। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3, जो हमें जस्ता मिल गया। अब यहां से चलते हैं, ये जो जस्ता मिला इसमें अभी सूक्ष्म अशुद्धि है, समझ गए ना? इसमें सूक्ष्म अशुद्धि है। अब इस अशुद्धि को हटाने का काम करेंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? अब चलिए स्टेप नंबर 4 में अब चलते हैं। चलिए स्टेप नंबर कितने में? 4 में। स्टेप नंबर 4 में कहता है जस्ता का शुद्धिकरण, जस्ता का शुद्धिकरण। चलिए, तो कहता है जस्ता का शुद्धिकरण। तो देखिए मेरे भाई, जस्ता का जो शुद्धिकरण करते हैं, तो जस्ता का शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। किस विधि के द्वारा किया जाता है? वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा कहता है। कहता है इस विधि में क्या करते हैं कि शुद्ध एल्युमिनियम का छड़ लेते हैं। शुद्ध किसका? तो शुद्ध एल्युमिनियम का छड़ लेंगे जो आपका कार्य करता है किसका? कैथोड का। जो किसका कार्य करेगा? कैथोड का कार्य करेगा।
तथा इसमें अशुद्ध जस्ते का दूसरा छड़ लेते हैं, अशुद्ध जस्ते का एक छड़ लेते हैं, है ना। अशुद्ध जस्ते का क्या लेते हैं, छड़ लेते हैं, जो कार्य करता है किसका, एनोड का कार्य करता है, जो किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। हमको प्राप्त करना क्या है, जस्ता, यही ना। अब हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं, क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं। और जब जिंक सल्फेट का जलीय विलयन लेकर जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, इसको करंट इसमें प्रवाहित करते हैं, तो शुद्ध जो जस्ता होती है वो जाकर कैथोड पर क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। जैसे हमने अभी पिछले अभी पढ़ाया क्या चीज, तांबा का शुद्धिकरण में। तो इस प्रकार से हम जस्ता का शुद्धिकरण करते हैं। तो मेरे भाई चौथा स्टेप नंबर फिर से समझ लीजिएगा, कहता जस्ता का शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा करते हैं। कहता इस विधि में शुद्ध एल्यूमिनियम का छड़ लेंगे जो कैथोड का कार्य करेगा, और अशुद्ध जस्ते का एक छड़ लेंगे जो एनोड का कार्य करेगा। और एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है क्या चीज, नेगेटिव। अब इसमें इसी का जलीय लवण यानी कि जिंक सल्फेट का जलीय लवण रखकर जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध जो जस्ता होती है वो जाकर कहां प्राप्त होता है, कैथोड पर जाकर एकत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जस्ता का शुद्धिकरण करते हैं। तो इस प्रकार से किसका शुद्धिकरण करेंगे, जस्ता का शुद्धिकरण करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है मेरे भाई तो बोलेगा, अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे की ओर थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो आज जो है इतना ही तक क्लास रखते हैं। आपका कल जो आने वाला क्लास है वो आपका लोहा है ना, आयरन और एल्युमिनियम होगा। और लोहा और एल्युमिनियम ये दोनों आपका जो है इंपॉर्टेंट है, आपका एकदम समझ लीजिए VVI रहेगा। ये दोनों एकदम दोनों जो है VVI एकदम रहेगा, एकदम समझ लीजिए इसको एकदम। इस बार एग्जाम के लिए 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, 5 मार्क्स का पूछेगा। तो चलिए भाई मेरे भाई आज के लिए इनऑर्गेनिक में आज इतने ही सेवा देते हैं। फिर अगले क्लास में फिर इसी चैनल पर फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।